कहानियों से। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ब्योमकेश को घर से बाहर ले जाने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। पिछले 1 महीने से वह एक जालसाजी के केस को सुलझाने में लगा हुआ था। सुबह शाम जब भी देखो वह बड़ी बड़ी फाइलों में उलझा रहता, जैसे उन पन्नों में जालसाज की छवि उभर आएगी। जैसे जैसे रहस्य की परतें बढ़ने लगीं, वैसे वैसे उसकी बातचीत भी घटने लगी। सुबह से रात तक फाइलों की उलझन उसके स्वास्थ्य पर दिखने लगी थी। जब भी मैं इस विषय पर बात करता तो वह 2 टूक जवाब देता, अरे नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूं। उस शाम मैं जिद पर अड़ गया। देखो, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। आज हम घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा 2-3 घंटों के लिए बाहर जाना जरूरी है। लेकिन कुछ नहीं, हम लोग लेक चलते हैं। तुम्हारा जालसाज 2 घंटों में भागा नहीं जाता। तो चलो चलते हैं। उसने फाइलों को खिसका दिया, लेकिन उन्हें मस्तिष्क से हटा पाया यह कहना मुश्किल है। लेक के किनारे घूमते हुए एकाएक मुझे एक पुराना मित्र दिखाई दे गया। वह मेरे साथ इंटरमीडिएट तक पढ़ा था। उसके बाद वह मेडिकल कॉलेज में चला गया। तब से मैंने उसे नहीं देखा। मैंने आवाज दी, हे, तुम मोहन ही हो ना? अरे भाई, कैसे हो? वह चौंक कर रुका और मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे अजित, तुम्हें देखे 1 अरसा बीता। कैसे हो? कहां हो? सब ठीक है ना? जोश भरे अभिवादन के बाद मैंने उसका परिचय ब्योमकेश से कराया। मोहन बोला, ओह, तो आप ही हैं ब्योमकेश बख्शी? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अक्सर सोचा करता था कि ब्योमकेश बख्शी के वृत्तांतों का लेखक अजित बंद्योपाध्याय कहीं अपना पुराना मित्र अजित तो नहीं है, लेकिन निश्चय नहीं कर पाता था। मैंने कहा, आजकल क्या कर रहे हो? मोहन बोला, मैं कलकत्ता में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। हम घंटे भर साथ साथ घूमते रहे। बातचीत में समय बीत गया। इस दौरान मुझे लगा जैसे मोहन कुछ कहना चाह रहा हो, पर रुक जाता था। ब्योमकेश ने भी शायद देखा था, क्योंकि एक बार उसने मुस्कुराकर कह ही दिया, क्यों? रुक क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब? जो मन में है कह डालिए। मोहन ने कुछ झिझकते हुए बोला, एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन बताने में संकोच हो रहा है। दरअसल वह इतनी छोटी समस्या है जिसे आपको बताना मुनासिब नहीं समझता। फिर भी मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए ब्योमकेश को इस जालसाज से फुर्सत मिल जाएगी। जालसाज? मैंने पूरी कहानी बताई तो अजित बोला, यह तो ठीक है, पर ब्योमकेश बाबू मेरी समस्या पर हंसेंगे। यदि वह हंसने लायक होगी तो जरूर हंसूंगा, लेकिन आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि हंसने लायक है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस समस्या से आप चिंतित हैं और हल करने के लिए आप एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं। मोहन ने उत्साहित होकर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संभव है वह समस्या बेहद आसान हो, लेकिन मेरे लिए जी का जंजाल बन गई है। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हूं। मैं अब तक अपने सामान्य ज्ञान का भरपूर उपयोग कर चुका हूं। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बीमार वृद्ध व्यक्ति जिसका पूरा शरीर लकवे से ग्रस्त हो, कैसे हर दिन मुझे चकमा दे रहा है। वह केवल मुझे ही नहीं, अपने पूरे परिवार के सख्त पहरे के बावजूद उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। बातचीत के दौरान हम लोग बेंच पर बैठ गए। मोहन बोला, मैं आपको संक्षेप में सारी बात बताता हूं। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार का पारिवारिक डॉक्टर हूं। यह परिवार बहुत ही पुराना है, उस समय का है जब यह शहर बसना शुरू हुआ था। पर्याप्त संपत्ति और आय के अतिरिक्त ये लोग एक संपूर्ण मार्केट के स्वामी हैं, जिससे उनके आर्थिक स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे मार्केट का भाड़ा क्या होगा, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। घर के स्वामी का नाम नंदूलाल बाबू है और वे ही मेरे पेशेंट हैं। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने अनेक ऐसे व्यसन पाल लिए थे कि 50 की आयु पहुंचते पहुंचते उनके शरीर ने जवाब दे दिया। उनका शरीर रोगों का घर बन गया है। बहुत पहले से उनकी शरीर को अर्थराइटिस ने धर लिया और अब तो लकवा भी मार चुका है। हमारे व्यवसाय में एक कहावत प्रचलित है कि व्यक्ति की मृत्यु कोई विचित्र बात नहीं, बल्कि आश्चर्य तो यह है कि अब तक वह जीवित कैसे है। मेरे मरीज इस कहावत का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। नंदूलाल बाबू के चरित्र के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
बदतमीज, बेहुदा, गाली गलौज करने वाला, धोखेबाज, चालाक और निकृष्ट। संक्षेप में, मैंने जीवन में इतना निकृष्ट व्यक्ति नहीं देखा है। उनकी पत्नी और परिवार है, किंतु उनका किसी से अच्छा व्यवहार नहीं है। वे आज भी उसी नर्क में जीना चाहते हैं जिसमें वे जवानी में थे, लेकिन उनके शरीर की शक्ति समाप्त हो चुकी है और अब वह सब सहने योग्य नहीं रही। इसलिए उनके मन में सबके प्रति भयंकर द्वेष है, जैसे वे सब उनकी दशा के जिम्मेदार हैं। वे हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे किसी को दोषी बनाकर उससे गाली गलौज किया जाए। उनका शरीर कमजोर है, हृदय रोग भी है, इसलिए वह अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। वे अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को गालियां देते हैं और लिख लिख कर पन्ने भरते जाते हैं। उन्होंने मन में यह भ्रम पाल लिया है कि वे एक महान साहित्यकार हैं, इसलिए वे काली स्याही से, कभी लाल स्याही से पन्नों को भरते जाते हैं। प्रकाशकों को भी वे गाली देते रहते हैं। उनके मन में यह बैठ गया है कि सभी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए उनकी रचनाएं नहीं छापते। कमाल है, उत्सुकता से मैंने पूछा, क्या लिखते हैं? कहानी या फिर कुछ आत्मकथा जैसा? केवल एक बार मैंने उनके पेज पर दृष्टि डाली थी, फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। यदि तुम इस कूड़े करकट को पढ़ लो तो कोई देवता भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज के प्रयोगात्मक युवा लेखक भी उसे पढ़कर बेहोश हो जाएंगे। ब्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कल्पना कर सकता हूं उस चरित्र के बारे में, किंतु यह तो बताइए दरअसल में समस्या क्या है? मोहन ने सिगरेट का पैकेट निकालकर हम दोनों के लिए सिगरेट पेश की और स्वयं एक जलाकर बोला, शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसे विचित्र व्यक्ति में और कोई गुण नहीं हो सकते। वे एक अन्य गुण से संपन्न हैं और वह एक भयंकर नशा। उसने सिगरेट के कई कश लगाने के बाद कहा, ब्योमकेश बाबू, आपको तो ऐसे नशीले और दुष्चरित्र व्यक्तियों से पाला पड़ता होगा जो शराब, गांजा, कोकेन और ऐसे ही निकृष्ट नशों के आदी होते हैं। पर क्या आपने कभी सुना कि कोई व्यक्ति मकड़ी का जूस पीता हो? मैं जोर से चौंक गया। क्या कहा? मकड़ी का जूस? अरे बाबा, ये क्या होता है? मोहन बोला, कुछ खास किस्म की मकड़ियां होती हैं जिनके शरीर से जहरीला जूस निकाला जाता है। ब्योमकेश जैसे अपने आप से ही बोल रहा हो, उसके मुंह से निकल पड़ा, तरंतुला डांस। यह एक जमाने में स्पेन में प्रचलित था। मकड़ी के काटने पर लोग घोड़े की तरह डांस करने लग जाते थे। यह एक बहुत ही घातक जहर है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, किंतु हमारे देश में मैंने इसका प्रयोग करते आज तक किसी को नहीं देखा। मोहन बोला, आपने सही कहा, तरंतुला डांस। यह तरंतुला जूस दक्षिणी अमेरिका की स्पेनिश अमेरिकी जनजातियों में काफी प्रचलित है। तरंतुला का जहर एक घातक जहर है, लेकिन इसका छोटी मात्रा में प्रयोग स्नायुमंडल में बड़े जोरों की झंकार और सनसनाहट पैदा कर देता है और आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इस नशे का आदी हो वह इस नशे के बगैर कैसे रह सकता है। किंतु इसका लगातार प्रयोग घातक है। वह नशेड़ी निश्चित रूप से लकवे से मरता है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि नंदूलाल बाबू ने यह खूबसूरत शौक अपनी जवानी में शुरू किया होगा। बाद में चलकर जब उनका शरीर अपंग हो गया तब भी वे इसे छोड़ नहीं पाए। मुझे उनका फैमिली डॉक्टर बने लगभग 1 वर्ष हुआ। तब तक वे इस जहर के पक्के आदी बन चुके थे। पहला काम जो मैंने किया वह था उस पर रोक लगाना। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें यह नशा छोड़ना पड़ेगा। शुरू में काफी नोकझोंक हुई। वे छोड़ने को तैयार नहीं थे और मैं उन्हें नशा करने नहीं देना चाहता था। अंततः मैंने कहा, मैं इस जहर को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं देखता हूं आप कैसे उसे ले पाते हैं। उन्होंने एक हंसी के साथ, अच्छा यह बात है तो ठीक है, मैं लेता रहूंगा, देखता हूं तुम कैसे रोकते हो। और इस प्रकार युद्ध का श्री गणेश हो गया। परिवार के सभी सदस्य वस्तुतः मेरे साथ ही थे और इसलिए घर के अंदर एक मजबूत मोर्चाबंदी करना आसान हो गया। उनकी पत्नी और बेटों ने बारी बारी से उनके रूम पर पहरा देने का काम शुरू कर दिया ताकि रूम के अंदर उस जहर को ले जाने का उपाय ही न रह जाए। वह चूंकि स्वयं भी अपंग थे, इसलिए बाहर जाकर उसे लाना उनके लिए संभव नहीं था। इतनी मोर्चाबंदी तथा पहरेदारी के बाद फिलहाल तो संतोष हो गया, लेकिन वह सब बेकार ही रहा, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद वे नशा करते ही रहे। कोई नहीं जान पाया कि वह कैसे करते हैं।
पहले तो मुझे संदेह हुआ कि यह जरूर उनके परिवार के किसी सदस्य का ही काम है, इसीलिए एक दिन मैं खुद पहरे पर बैठा। लेकिन ताज्जुब है कि उन्होंने मेरी पहरेदारी के बावजूद 3 बार जहर का सेवन किया। यह मुझे तब पता चला जब मैंने उनकी नब्ज की जांच की, लेकिन मैं यह नहीं जान पाया कि उन्होंने कब और कैसे वह जहर ले लिया। उसके बाद मैंने उनके कमरे की बड़े यत्न से तलाशी ली, हर कोना और फर्नीचर छान मारा, सभी आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, लेकिन मैं उनका नशा करने को रोक नहीं पाया हूं। यही आज की स्थिति है। अब मेरी समस्या यह है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि वह व्यक्ति मकड़ी का जहर कैसे पाता है और कब लोगों को चकमा देकर उसे गटक जाता है। इतना कहकर मोहन रुक गया। मैं यह जान नहीं पाया कि मोहन के वृत्तांत में कब व्योमकेश का मस्तिष्क वहां से हटकर कहीं और चला गया, क्योंकि जैसे ही मोहन ने बोलना समाप्त किया, व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और अजित से बोला, अजित, चलो अब हम घर चलते हैं। मुझे एकाएक कुछ ख्याल आया है और यदि मेरा अनुमान सही है तो मैं समझ गया कि जालसाज फिर से उसके मस्तिष्क में आ गया है। हो सकता है उसने मोहन के वृत्तांत का अंतिम भाग सुना भी ना हो। मैंने कुछ निरुत्साहित होकर कहा, शायद तुम मोहन की कहानी पर ध्यान नहीं दे पाए हो। नहीं, मैंने वस्तुतः सारी कहानी पूरी सावधानी से सुनी है। यह समस्या वाकई विचित्र है और मैं तो कहूंगा कि मैं भी इस चक्कर को समझ नहीं पाया हूं, लेकिन इस समय मेरे लिए समय देना संभव नहीं हो पा रहा है। मोहन को इन बातों से शायद ठेस पहुंची थी, किंतु उसने अपने भावों को छिपाते हुए कहा, बिल्कुल सही है, छोड़िए उसे। आपको छोटे मोटे मामलों में उलझाना ठीक नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है कि यदि यह रहस्य खुल जाए तो संभवतः उस व्यक्ति का जीवन बच जाए। इससे ज्यादा दुख और क्लेश क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति को, चाहे वह पापी ही क्यों ना हो, आंखों के सामने जहर से मरता देखते रहें। व्योमकेश थोड़ा विचलित हो गया। उसने कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा। मुझे इस केस को सुलझाने के लिए कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे ही। फिर उस व्यक्ति को भी देखना चाहूंगा, उससे भेंट काफी सहायक हो सकती है, किंतु यह सब मैं आज नहीं कर पाऊंगा। यह सही है कि नंदूलाल बाबू जैसे अजीब व्यक्ति को यूं ही मृत्यु का ग्रास बनने देना अपराध होगा और मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। आप निश्चिंत रहें, लेकिन इस समय मुझे फौरन अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि मुझे जालसाज को पकड़ने के लिए एक बार कागजों पर नजर दौड़ाना जरूरी है। इसलिए आज भर के लिए नंदूलाल बाबू को शांति से अपनी खुराक लेने दीजिए। कल से मैं उनके जहर पर रोक लगा दूंगा। मोहन ने हंसकर उत्तर दिया, मुझे कोई समस्या नहीं। आप केवल मुझे समय दे दीजिए ताकि मैं आपको लेने के लिए कार भेज सकूं। व्योमकेश एक क्षण सोचकर बोला, मेरा एक सुझाव है, अजित को अपने साथ जाने दीजिए। इससे आपकी उत्सुकता में फिलहाल राहत भी मिलेगी। एक बार अजित को जाकर पूरा मुआयना कर लेने दीजिए। उसकी रिपोर्ट पर आज रात या कल सुबह तक आपकी समस्या का हल दे दूंगा। व्योमकेश का प्रस्ताव सुनकर मोहन के चेहरे पर निराशा की जो छाया दिखाई दी, वह किसी से छिप न सकी। व्योमकेश के स्थान पर अजित का जाना, वह निराश हो गया। यह व्योमकेश ने भी देखा, इसलिए उसने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, अजित, चूंकि आपका मित्र है इसलिए शायद आपका उस पर विश्वास जम नहीं रहा, लेकिन दिल छोटा न कीजिए। अजित पहले जैसा अजित नहीं है। वह भी एक सफल अन्वेषी के साथ रहकर उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। मैं तो कहता हूं कि संभव है कि अजित स्वयं आपकी पहेली का हल खोज निकाले। किंतु इतनी तारीफ के बाद भी मोहन के चेहरे पर मायूसी छिपी नहीं, जैसे दिन भर बड़ी मछली की आस में बैठा कोई शिकारी शाम तक फंसी एक छोटी सी मछली को देखकर मायूस हो जाए। अंततः उसने कहा, ठीक है, अजित ही चले मेरे साथ, किंतु यदि वह नहीं, निश्चिंत रहिए, यदि वह सफल नहीं हो पाया तो आप मुझ पर भरोसा रखिए। चलने से पहले व्योमकेश ने मुझे एक और बुलाकर कहा, ठीक से सभी चीजों का मुआयना कर जांच कर लेना, और हां, आने वाली डाक के बारे में पूछना न भूलना। बरसों से व्योमकेश को अनेक गूढ़ रहस्यों को सुलझाते देखने के साथ साथ अनेक केसों में उसे मदद करने के बाद मुझे भी अब लगने लगा कि आखिर यह ऐसा कौन सा गहन केस है जो मैं नहीं सुलझा सकता। मोहन ने जो मेरी क्षमता पर इतना संदेह व्यक्त किया था, उसने मानो न मानो मुझे भी आहत किया था, और मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं इस समस्या का हल करके ही रहूंगा।
इस निश्चय के साथ वह मोहन के साथ चल दिया। उन दोनों ने बस पकड़ी और गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। साथ ही अंधेरा घिर आया था। सड़क की रोशनी में मोहन आगे आगे चल रहा था। हम लोग सर्कुलर रोड पर कुछ देर चले होंगे कि मोहन ने दूर से एक बड़े घर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही घर है। घर के बाहर लोहे का विशाल गेट था। सिर्फ बाहर खड़े दरबान ने मोहन को सलाम किया, किंतु मुझे रोक लिया। सर, आप नहीं जा सकते। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दरबान, ये मेरे साथ हैं। तो ठीक है सर। दरबान रास्ते से हट गया। हम बरामदे में कुछ ही दूर गए होंगे कि लगभग 20 वर्ष का एक युवक मिल गया। ओ, डॉक्टर साहब आप हैं, आइए आइए। और ये? मोहन उसे 2 कदम अलग ले जाकर कुछ बोला तो उत्तर में उसने कहा, हाँ हाँ जरूर, उन्हें देख लेना जरूरी है। मोहन ने मेरा परिचय दिया। युवक का नाम अरुण था। वह नंदूलाल बाबू का बड़ा लड़का था। वह हमें उस कमरे तक ले गया। बीच में 2 कमरे थे। तीसरे दरवाजे पर जाकर उसने खटखटाया, जिसके बाद भीतर से कठोर स्वर गुर्राया, एल, कौन है? मुझे परेशान मत करो, मैं लिख रहा हूं। अरुण ने कहा, पिताजी मैं अरुण हूं, डॉक्टर साहब आए हैं। अभय जरा दरवाजा खोल दो। दरवाजे को खोलने वाला शायद अरुण का छोटा भाई था। उसकी आयु करीब 18 वर्ष होगी। अरुण ने धीरे से पूछा, क्या ले लिया? उत्तर में अभय ने निराश होकर सिर हिला दिया। कमरे में घुसते ही मेरी दृष्टि पलंग पर पड़ी। वह कमरे के बीच में था, जिसमें नंदूलाल बाबू अपनी दुबली पतली काया में तकिए के सहारे अधलेटे पड़े थे। हाथ में खुला पेन था और आग्नेय नेत्रों से हमें देख रहे थे। सिर के ऊपर फ्लोरोसेंट ट्यूब जल रही थी। बगल में टेबल लैंप से रोशनी हो रही थी, जिसके प्रकाश में उस व्यक्ति को स्पष्ट देखा जा सकता था। उनकी आयु करीब 52-53 होगी, लेकिन बाल पूरे सफेद हो गए थे। त्वचा पीली, कद छोटा, शरीर का मांस लगभग सूख चुका था, जिसके कारण उनके चेहरे के दोनों ओर की हड्डियां उठकर नुकीली हो गई थीं और उनकी तोते जैसी नाक होठों तक झुक आई थीं। दोनों आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी, किंतु उस चमक के कोरों से एक मरी मछली का एहसास हो रहा था। उनका निचला होंठ लटक कर झूला हुआ था। कुल मिलाकर उनकी आकृति पर एक मृत व असंतुष्ट जिजीविषा की प्रतिछाया लगती थी। उस प्रेतात्मा जैसे शरीर का अवलोकन कर मैंने देखा, उनका दायां हाथ रह रहकर थिरक जाता है। मरे हुए मेढक के किसी अंग पर बिजली का तार छू जाने से जैसे वह एकदम उछल कर दूर गिरता है, वैसे ही उनका दायां हाथ रह रहकर उछल जा रहा था। नंदूलाल बाबू द्वेषपूर्ण निगाहों से मुझे निरंतर घूर रहे थे। ऊंची गुर्राती आवाज में गरजे, डॉक्टर तुम्हारे साथ ये कौन है? क्यों आया है यहां? इससे कहो चला जाए यहां से एकदम अभी। मोहन ने मुझे देखकर संकेत में कहा कि इनकी बातों पर कान न दे। उसके बाद उसने पास जाकर पलंग पर फैले कागजों को एक ओर सरकाकर अपने बैठने की जगह बनाई और उनकी कलाई हाथ में लेकर नब्ज जांचने लगा। नंदूलाल बाबू विशैली हंसी के साथ कभी मुझे देखते, कभी डॉक्टर को। उनके दायां हाथ वैसे ही एक एक बार थिरक जाता था। एक क्षण बाद मोहन ने उनकी कलाई छोड़ते हुए कहा, तो आपने फिर जहर ले लिया? हां, ले लिया तो तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों दर्द होता है? मोहन ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, यह करके आप खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं और यही बात आप नहीं समझ रहे हैं। आपने अपने मस्तिष्क को जहर से सड़ा दिया है। नंदूलाल बाबू ने व्यंग्य करते हुए मजाक किया। अच्छा ऐसा है, मैंने अपने मस्तिष्क को सड़ा दिया है? वाह क्या बात है। लेकिन आपका मस्तिष्क तो चुस्त दुरुस्त है ना? तो तुम पकड़ क्यों नहीं लेते? मेरे चारों ओर तो तुमने पहरा लगा रखा है, फिर क्यों नहीं पकड़ते? उनके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान तैर गई। मोहन उठते हुए हताश स्वर में बोला, आपसे बात करना ही फिजूल है। मैं समझता हूं आपको आपके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। नंदूलाल बाबू बेहुदा मजाक करते रहे। शर्म नहीं आती डॉक्टर? तुम अपने को आदमी कहते हो? पकड़ लो मुझे या फिर इसे चूसो। उन्होंने चिढ़ाते हुए अपना अंगूठा दिखाया। इतना भोंडा मजाक अपने बेटों के सामने मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मोहन का धैर्य भी अब समाप्त प्रायः हो चुका था। उसने कहा, ठीक है अजित, देखकर जो भी अपना मुआयना करना चाहते हो कर लो, यह सब अब सहन नहीं होता। नंदूलाल बाबू का अब तक का घटिया मजाक एकाएक रुक गया। उन्होंने मेरी ओर विशैली आंखों से देखते हुए कहा, तुम कौन होते हो?
तुम कर क्या रहे हो मेरे घर में? जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बोले, तुम अपने को बड़े 30 मारखां समझते हो, है ना? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी चालें यहां नहीं चलेंगी। तुम भागो यहां से, अन्यथा मैं पुलिस को बुलाता हूं। सब चोर उचक्के, आवारा, बदमाश इकट्ठा हो गए यहां। उन्होंने मोहन को भी अपनी गालियों में समेट लिया। हालांकि मेरे आने का मकसद नहीं भांप पाए, किंतु उन्हें शक जरूर हुआ। अरुण अब पछता रहा था। धीरे से मेरे कान में बोला, इनकी बातों पर ध्यान न देना। एक बार जहर का नशा करने के बाद ये पागल हो जाते हैं। मैंने सोचा कि जो नशा आदमी के निकृष्ट और घिनौने स्वरूप को दिखा सकता है, वह कितना घातक होगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मनुष्य की इस निम्न और विकृत अवस्था पर नियंत्रण लगा सकता है? आदमी किसी नराधम स्थिति में गिर सकता है? ब्योमकेश ने मुझसे सारे तथ्यों को अच्छे से जांच कर मुआयना कर लेने को कहा था, इसलिए मैं मन ही मन कमरे की सभी वस्तुओं की सूची बनाने में लगा। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें कुछ चीजें थीं, जैसे पलंग, कुछ कुर्सियां, अलमारी और एक